जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यू मैक्स एजुकेशन हब में। सभी दोस्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद करता हूं कि सारे दोस्त अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे। एक बार फटाफट से दोस्त बता देंगे कि सबके क्या हाल चाल है, फिर देखते हैं कि आज क्या स्पेशल होने वाला आप लोगों के लिए। वैसे तो आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि भाई अपना क्या चलने वाला है। रीजनिंग का एक स्पेशल बैच आ रहा, अपना रीजनिंग स्पेशल बैच, जिस बैच के अंदर आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। यानी कि कंप्लीट रीजनिंग का मतलब ये होता है कि आप इंडिया का चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप उसके लिए रीजनिंग आपको अलग से कहीं नहीं पढ़नी। यानी इस एक बैच से आप इंडिया का कोई भी एग्जाम फाइट कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जैसे अपना ज्यादातर एग्जाम ले तो अपना रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, बैंक हुआ। इनके अलावा देखिए तो अपने कोई स्टेट एग्जाम हुए, जैसे कि अगर राजस्थान की बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई सीईटी हुआ, पटवार हुआ, राजस्थान पुलिस हुआ। अगर सेंटर में फिर से जाए तो अपना दिल्ली पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ। इस सारे के सारे एग्जाम इन्हीं में आते हैं। अगर इनके अलावा मैं थोड़ी और बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि यूपीएससी के लिए भी अपना बैच बड़ा ही बेहतरीन होने वाला है। यानी कि यूपीएससी में अगर सी सेट की बात करें तो उसमें जो आपका रीजनिंग का पोर्शन आता है उसमें भी सारे के सारे क्वेश्चन में कह सकता हूं कि अपन यहीं से फंसेंगे। ठीक है, यानी कि इंडिया का कोई भी एग्जाम हो, आप एक इस कोर्स से पढ़ने के बाद आपको कभी रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यही है कि अपने को रीजनिंग दोबारा कहीं से नहीं पढ़नी, एक बार में एक बार एक जगह से पढ़ लेंगे, बार बार पढ़ने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है कि एक बार अगर आप रीजनिंग यहां से पढ़ ले तो कंप्लीट रीजनिंग कर ले तो जो चीजें मैं यहां प्रोवाइड करवा रहा हूं उनको अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। ठीक है, फिर भी अगर किसी बच्चे का बाई चांस रह जाता है तो वो बच्चा अपने अंदर की कमी को देखेगा कि भाई मेरे अंदर क्या कमी रही थी, उस कमी को पूरा करेगा और अगले साल अगर कोई नई भर्ती आती तो उस भर्ती के अंदर उस बच्चे को भी सिलेक्ट होना है। यानी यू मैक्स एजुकेशन हब से कोई बच्चा ऐसा नहीं निकलना चाहिए जिसका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, तो यही हमारा मोटो है, यही चीज आप लोगों को लेके चलना है। ठीक है, तो अब रीजनिंग का अपन जो बैच है तो आपने देख ही लगा अपना, वैसे तो अपना चैप्टर चलेगा कैलेंडर, लेकिन चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि इस बैच के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ेंगे। तो अगर इस चीज की मैं बात करूं तो एक बार अपन मोटा मोटा सिलेबस डिस्कस करें तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। तो देखो रीजनिंग की अगर मैं पहले बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि अपना जो पार्ट है वो कौन सा है, रीजनिंग का पार्ट है। ठीक है, अगर रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। ठीक है, पहला जो अपन पार्ट पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे वर्बल रीजनिंग। कौन सी रीजनिंग? वर्बल रीजनिंग। ठीक है, दूसरा जो अपना पार्ट रहेगा वो रहेगा लॉजिकल रीजनिंग का। कौन सा? लॉजिकल रीजनिंग। और जो लास्ट अपना जो तीसरा पार्ट बचता है वो कौन सा होता है? नॉन वर्बल। कौन सा? नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, तो अपन रीजनिंग को कितने पार्ट में पढ़ेंगे? 3 पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इन 3 पार्ट के अंदर अपन टोटल 45 यानी कि 45 चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि रीजनिंग का एक पूरा आपका डेटा आ जाएगा 45 चैप्टर के अंदर। यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कुछ होता है कि भाई बैंकिंग में कुछ चैप्टर पूछे जाते हैं, एसएससी में कुछ पूछे जाते हैं और स्टेट एग्जाम में कुछ पूछे जाते हैं। तो सभी को अपने पता होना चाहिए कि अगर जो भी आपका एग्जाम आता है, मान लो बैंकिंग का एग्जाम आया तो बैंकिंग वाले बच्चों को देखो ये पता होना चाहिए कि मेरे एग्जाम में क्या क्या चैप्टर आ रहे हैं, मेरे को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, फिर भी एक बार हम जो पीडीएफ डलवाएंगे उसमें बता देंगे कि बैंकिंग का अलग से क्या सिलेबस है, उनको क्या नहीं पढ़ना। अगर अब अपन ने देखा कि 3 पार्ट में अपन ने बांट दिया। अब इन 3 पार्ट की अगर मैं बात करूं, देखो मैंने डिटेल में सारे चैप्टर बता रखे हैं। अगर वर्बल की बात करते हैं, सबसे पहले वर्बल की बात करें तो वर्बल के अंदर अपने 26 चैप्टर है। कितने? 26 चैप्टर है। अगर बात करें तो एक अपना पहला चैप्टर होता है अल्फाबेटिकल सीरीज, इसके अलावा एक है कोडिंग डिकोडिंग, फिर पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी और जम्बलिंग। यानी कि ये 6 जो चैप्टर हैं, ये 6 चैप्टर आपके आते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट के अंदर। ये एक ही पार्ट के, लेकिन फिर भी मैंने इनके अलग अलग टॉपिक बना दिए ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए चीजें। ठीक है, उसके अलावा अगर आगे चले तो एक अपना आता है सीरीज का, फिर मिसिंग नंबर का, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। ये इन 4 टॉपिक का एक पार्ट होता है। उसके आगे अगर मैं बात करूं तो अपना होता है कैलेंडर, क्लॉक, फिर आपका आता है डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और डाइस। और डाइस के साथ ही अपन पढ़ते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। ठीक है,
उसके बाद आगे बात करूं तो अपना आता है रैंकिंग टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, काउंटिंग ऑफ फिगर, इनइक्वलिटी, मशीन इनपुट आउटपुट, और लास्ट अपना बचता है एज। जो एज वाला पार्ट अपना मैथ में होता है वो भी अपन रीजनिंग में एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि अपना राजस्थान लेवल की मैं बात करूं तो बीएसटीसी का एग्जाम होता है, एक बीएसटीसी का एग्जाम होता है जिसमें मैथ नहीं आता, केवल रीजनिंग आती है। लेकिन रीजनिंग में भी एज टॉपिक पूछा जाता है। अगर मैथ आता नहीं, वो बच्चा मैथ का कोर्स नहीं लेगा तो एज टॉपिक कहां से पढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को ध्यान में रखते हुए भी मतलब कोर्स इस तरीके से ही डिजाइन किया है कि हर बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो। कोई बच्चा ये ना कहे कि सर मेरे में तो ये चीज आती है और आपने नहीं पढ़ाई, ऐसा कभी मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं तो दूसरा पार्ट है अपना लॉजिकल पार्ट। लॉजिकल पार्ट में देखो अपने देखो कितने चैप्टर है आपके, 8 चैप्टर हैं। ये 8 के 8 चैप्टर कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन आपको यहाँ 8 के 8 पढ़ाए जाएंगे, बिल्कुल आपको 3 या 4 ही पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। देखो इनमें अपना क्या क्या है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, स्टेटमेंट अजम्पशन है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट है, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन है। इनके अलावा कोज एंड इफेक्ट, अजर्शन रीजन, डिसीजन मेकिंग और डाटा सफिशिएंसी, ये सारे के सारे चैप्टर आपके यहाँ डले हुए हैं, ठीक है। अब आता है नॉन वर्बल वाला हिस्सा। नॉन वर्बल की अगर मैं बात करूं तो इसमें अपने 10-11 चैप्टर हैं। यानी एक अपना आ गया वाटर मिरर इमेज, पेपर कटिंग फोल्डिंग, कंप्लीशन ऑफ फिगर, एम्बेडेड फिगर, फिगर की सीरीज, फिगर एनालॉजी, फिगर क्लासिफिकेशन, फिगर फॉर्मेशन, डॉट हिस्ट्रीजन और ग्रुपिंग ऑफ फिगर। अगर फिर भी आपका कुछ पार्ट बच जाता है तो वो बचा हुआ पार्ट एक लास्ट टॉपिक और बना दिया, कौन सा, मिसलेनियस वाला। कौन सा पार्ट बना दिया आपका, मिसलेनियस वाला। यानी मिसलेनियस में कुछ कचरा रह गया होगा तो वो सारा कचरा आपका यहाँ जाएगा। तो ये तो इसका सिलेबस था। अब अपन पढ़ेंगे एक एक चैप्टर को बिल्कुल डिटेल से, ठीक है। साथ साथ बीच में आपकी शायद डाउट क्लासें भी चलती रहेंगी, तो जो भी डाउट होगा आप डाउट भी अपना बता सकते हो। अब बात करें तो देखो एक बार मैं कैलेंडर टॉपिक की बात करूं, कैलेंडर टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला आज अपना जो पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है अपना कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर। अब कैलेंडर की बात करो तो सब बच्चों को भली भांति रूप से पता है कि भाई कैलेंडर क्या होता है और इसका यूज कहां होता है, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अपनी मतलब डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, हर आदमी से जुड़ा हुआ है। जैसे कैलेंडर हुआ, क्लॉक हुआ, ये कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो हर बच्चे से जुड़े रहते हैं, क्योंकि ये चीजें अपन डेली यूज में काम में लेते रहते हैं। कैलेंडर भी देखते रहते हैं, कैलेंडर से ज्यादा अपन क्लॉक को यूज में लेते हैं, कैलेंडर से ज्यादा क्लॉक को यूज में लेते हैं। तो ये सारे चैप्टर होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो सब बच्चों को पता है कि कैलेंडर किस चीज में काम आता है। आपका कैलेंडर हमारा काम आता है, हमें किसी कोई दिन का ज्ञात करना हो, कोई वर्ष का पता लगाना हो, किसी दिन का, महीने का पता लगाना, भाई इस डेट को आपका क्या वार है, ये सभी पता लगाते हैं, भाई यही तो चीज देखते हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों का जवाब आता है कि सर हम छुट्टी भी कैलेंडर में ही देखते हैं, है ना, छुट्टी भी कैलेंडर में ही देखते हैं। तो बिल्कुल छुट्टी अभी आप कैलेंडर में ही देखते हो, ठीक है। तो अब कैलेंडर की बात करूं तो देखो आपने कैलेंडर देखा होगा। कैलेंडर में मैंने देखा कि आपने एक कैलेंडर तो अपने पास ऐसा होता है जिसमें 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन है, 365 डेज होते हैं आपके, ठीक है। दूसरे कैलेंडर की मैं बात करूं तो एक कैलेंडर अपने पास ऐसा भी होता है जिसमें 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ जो 365 दिन का कैलेंडर है और 366 दिन का कैलेंडर है, इनमें फर्क क्या है, यानी क्या क्या नाम है इनके। तो इस चीज का भी आप लोगों को पहले से ही पता है। मैं कह सकता हूं क्या, आपका जो 365 दिन वाला कैलेंडर है इसको मैं कह सकता हूं क्या, ये एक साधारण वर्ष का कैलेंडर है। कैसा कैलेंडर है, साधारण वर्ष का। यानी कि मैं कहूं तो ये एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर है। कैसा कैलेंडर है आपका, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर है, ठीक है। उसी तरीके से मैं बात करूं 366 दिन वाले की, तो मैं कह सकता हूं कि जो 366 दिन वाला कैलेंडर है वो एक लीप या लीप वर्ष को ही बोलते हैं, अधिवर्ष। क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। लीप वर्ष को ही क्या बोलते हैं, आपका अधिवर्ष बोलते हैं। तो लीप या अधिवर्ष का कैलेंडर है। किसका कैलेंडर है, लीप या अधिवर्ष का, यानी कि लीप ईयर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। सारी चीजें बाइलैंग्वेज लेके चलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हो गए। अब मेरे को ये बताओ कि आप लोग ये कैसे पता लगाओगे भाई कि जो आपका इसमें 365 दिन है, इसमें 366 दिन है, तो जो ये एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है लीप ईयर में, जो एक दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, ये किस वजह से आता है, ये किस वजह से आता है। तो ये चीज भी सबको पता है, क्योंकि अपनी जो फरवरी होती है,
अगर वो फरवरी आपकी 28 दिन की है, फरवरी कितने दिन की है, 28 दिन की, तो वो कौन से में आता है, साधारण वर्ष के कैलेंडर में, यानी 365 दिन वाले में आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपकी जो फरवरी है वो 29 दिन की है, कितने दिन की है, 29 दिन की है। अगर फरवरी 29 दिन की है तो वो कौन से में आएगी, लीप वर्ष में आएगी। ठीक है, यानी एक दिन के एक्स्ट्रा, फरवरी के एक दिन के एक्स्ट्रा हो जाने से अपना क्या बन जाता है, साधारण और लीप वर्ष बन जाता है। ठीक है, यानी एक दिन एक्स्ट्रा आया उसी से अपना लीप वर्ष बन गया। ठीक है, अब देखो एक बार मैं आगे क्वेश्चन एक दिखाता हूं, एक बार इस क्वेश्चन पे नजर डालो, एक बार इस क्वेश्चन पे नजर डालो। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में कौन सा लीप वर्ष है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ लीप ईयर। यानी इनमें से अपने पास 4 ऑप्शन है, एक है 1882, एक 1884, 1886 और 1894। इनमें से लीप ईयर कौन सा है। अब कुछ बच्चों को तो पता है कि भाई लीप ईयर कौन सा है, उन्होंने बता भी दिया होगा। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों को यही नहीं पता कि सर लीप, हमें सर देखो ये तो पता है कि लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, लेकिन सर ये कैसे पता लगाएंगे, हम तो 4, हमें तो ये थोड़ी नहीं पता है। मान लो अभी अपना 2024 चल रहा है, 2024 चल रहा है, तो अगर मैं 2024 की बात करूं, सर 4 साल बाद अपना क्या है, 2028 आया, लीप हो जाएगा, उसके बाद 2032 आया, वो भी लीप हो जाएगा, इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन सर मान लो अब की बार 2024 नहीं होता, 2024 नहीं होता, यानी आपका जो ईयर मान लो 2023 चल रहा है, कौन सा चल रहा है, 2023, तो अगर 2023 में सर मैं 4 ऐड करता हूं तो 2027 आता है, तो सर क्या ये भी लीप ईयर हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि हर साल में अपन 4 साल ऐड नहीं कर सकते। अपन एक लीप ईयर में जब 4 साल ऐड करते हैं ना तो ही एक आगे लीप ईयर आता है। तो ये कंसेप्ट अपना थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो अब कुछ बच्चों को ये बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि सर कैसे पता लगाएं कि लीप ईयर कैसे ज्ञात करते हैं, लीप ईयर कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो मैं आप लोगों को और एक चीज बताता हूं, ये अपन ने एक चीज लिखी थी, ठीक है, इस चीज की अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ये लो, अब आ जाओ अपने कंसेप्ट पे। ठीक है, मान लो मैंने एक वर्ष लिखा, जैसे मैंने एक वर्ष लिखा 2016, कितना लिखा, 2016। अब मैं पूछूं कि बताओ ये 2016 आपका लीप वर्ष है या नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष है, बताओ। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो देखो लीप ईयर कैसे ज्ञात करोगे, दिए गए वर्ष में अगर 4 का भाग देते हैं, क्या दिए गए वर्ष में 4 का भाग देते हैं, यानी कोई ईयर है उसमें मैंने 4 का भाग दिया, क्या किया, मैंने 4 से डिवाइड किया उस साल को, उस ईयर को मैंने 4 से डिवाइड किया, और 4 से डिवाइड करने के बाद आपका जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो 0 बचता है। कितना बचता है, 0 बचता है। तो वो वर्ष कैसा होगा, लीप वर्ष होगा। कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। लेकिन अगर आपने किसी वर्ष में 4 का भाग दिया, 4 का भाग दिया और 4 का भाग पूरा पूरा गया ही नहीं, यानी कंप्लीट पूरे रूप से उस 4 मतलब उस ईयर को वो काट ही नहीं पाया, यानी आपका जो रिमाइंडर है, यानी रिमाइंडर अगर आपका कुछ बचता है, रिमाइंडर आपका कुछ बचता है तो वो कैसा होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा तो लीप वर्ष है। अगर 0 के अलावा कुछ 1, 2 और 3 अगर आपका बचता है तो कह सकता हूँ कैसा होगा, आपका साधारण वर्ष होगा। ठीक है, ये चीज भी फिक्स है कि आपका जो रिमाइंडर बचेगा ना साधारण वर्ष में, या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा, क्योंकि 4 तो 4 से फिर काट देगा, 4 को तो 4 से काट देगा, तो रिमाइंडर आपका 1, 2, 3 ही बचेगा। तो वो आपका कैसा हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ जो 2016 था अपना, 2016 था, अगर मैं इसकी बात करूं, अच्छा एक बात और बताओ मेरे को, ये चीज आप सब लोगों को पता है कि भाई 4 का जो भाजकता का नियम है, 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या होता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि भाई मेरे में किसी 4 कहता है कि अगर किसी संख्या में मेरा भाग दे रहे हो ना आप लोग, तो पूरी संख्या में भाग मत दो, पूरी संख्या में भाग मत दो, परेशान हो जाओगे भाग दे के। आप आखिरी के 2 डिजिट उठाओ, आखिरी के 2 डिजिट उठाओ, अगर वो 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं, यानी 4 का उन 2 डिजिट में पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो वो पूरा जो नंबर है, पूरी जो संख्या है वो भी 4 से भाज्य होगी। ठीक है, तो मैं इस 2016 में पूरे में भाग ना देके मैं कह सकता हूं कि आखिरी के जो 2 डिजिट है,
आखिरी के 2 डिजिट है। अगर मैं उनको भी 4 से डिवाइड करता हूं तब भी आपका क्या आ जाएगा, पता लग जाएगा कि भाई लीप है या मेरा साधारण वर्ष है। ठीक है, तो मैं तो 16 में मैंने 4 का भाग दिया तो ये पूरा पूरा कट गया कि नहीं। मैं कह सकता हूं कि मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। मेरा जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है वो कितना आ गया, 0 आ गया। अगर शेषफल मेरा 0 आ गया तो मैं कह सकता हूं क्या जो 2016 है वो कैसा है, एक लीप ईयर है। कैसा ईयर है, एक लीप ईयर है। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं कि मैं कहूं कि बताओ 2018 है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, 2018 है वो आपका लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो 2018 की अगर मैं बात करता हूं तो मैं कह सकता हूं कि 2018 के लास्ट के 2 अंक क्या है, 18। 18 में मैंने 4 का भाग दिया तो देखो कितनी बार गया 4 का भाग, 4 चौक 16 हो गया। रिमाइंडर आपका कितना बचा, मैं कह सकता हूं कि 18 में से 16 घटाए तो 2 मेरा रिमाइंडर बच रहा है, यानी शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपका शेषफल 0 बचता है तो लीप वर्ष होगा, अगर 1, 2 और 3 बचता है तो क्या होगा, वो एक नॉर्मल ईयर होगा, साधारण वर्ष होगा। तो 2018 है आपका वो कैसा है, एक नॉर्मल ईयर है। कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। ठीक है, आई चीजें समझ में, कंसेप्ट आ रहा है समझ में। चलो उसी चीज पे मैं आगे थोड़ा और डिस्कस करता हूं। अब फटाफट से मेरे को बताओ 1995, 1892, 1898 और 1996, इनमें से बताओ लीप आपके कौन कौन से है और आपके साधारण कौन कौन से, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर कौन कौन से, एक बार बताओ फटाफट से, फिर देखते हैं क्या होता है। 1995, 1892, 1898 और 1996, ये 4 बताए हैं। इन 4 में सेम वही कंसेप्ट अप्लाई करना है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो देखो इनकी बात करें तो मैंने क्या बताया था, लास्ट के जो दो डिजिट है उनमें चेक करेंगे कितने का, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का भाग देके चेक करेंगे। अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाते हैं यानी आपका जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो कितना बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। अगर वो 0 बचता है तो आपका क्या होगा, अगर 0 बचता है तो वो जो आपका जो ईयर है, जो वर्ष है, वो कैसा हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। और बाकी अगर नहीं है तो कैसा, साधारण। तो बताओ 95 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, सर नहीं जाता, कुछ ना कुछ शेष बचेगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये आपका कैसा है, एक नॉर्मल ईयर है। कैसा है, एक नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष है। अगर मैं 1892 की बात करता हूं, 1892 की बात करता हूं तो बताओ 92 में जब मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो आपका क्या होगा, सर देखो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, कितना बच गया, 1, 4 तिया 12, पूरा पूरा भाग जा रहा है। यानी कि जो आपका रिमाइंडर है, शेषफल है, वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि 92 है वो क्या है, एक लीप ईयर है। क्या है, एक लीप ईयर है। ठीक है, उसी तरीके से मैं कहूंगी बताओ 1898 का बताओ उसका क्या होगा। तो 1898 में मैं कह सकता हूं कि इसके भी लास्ट के जो 2 डिजिट है उसमें भी 4 का भाग देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको चेक करेंगे तो कह सकता हूं कि 4 का मैंने भाग दिया, सर 4 दूनी 8, 1 बच गया, 4 दूनी 16। यार रिमाइंडर अपना कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। शेषफल आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर यहां मेरा रिमाइंडर 2 है तो ये कैसा ईयर है, एक नॉर्मल ईयर है। कैसा ईयर है, एक नॉर्मल ईयर है। ठीक है, अब 1996 की बात करें तो सर देखो इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी रिमाइंडर आपका कितना बच गया, 0 बच गया। अगर रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है तो मैं कह सकता हूं कि ये आपका क्या है, एक लीप ईयर है। क्या है, एक लीप ईयर है। तो बताओ लीप ईयर और नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में आप पता लगा सकते हो, कोई भी ईयर दिया जाए। तो अपना पहला ही क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन देखो क्या था कि नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा लीप वर्ष है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ लीप ईयर, यही अपना पहला क्वेश्चन था। तो बताओ इसमें आप चेक कर सकते हो। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1882 को उठाएंगे। अब बताओ इसमें 4 का भाग जा रहा है, सर 4 का भाग नहीं जा रहा, पूरा पूरा 4 का भाग नहीं जा रहा। इसमें 4 का भाग, सर देखो इसमें तो 4 का भाग जा रहा है, इसमें 4 का भाग इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें 4 का भाग इसमें भी नहीं जा रहा। तो मैं कह सकता हूं कि सर मेरा कौन सा आ जाएगा, जो 1884 है वो आपका क्या है, एक लीप वर्ष है। क्या है, एक लीप वर्ष है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे, बताओ इसका क्या आएगा आंसर फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 का बताओ, कह रहा है कि 1200, 1600, 1800 और 2000, इनमें से देखो अब की बार पूछा क्या है, अब की बार कह रहा है कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। उसने ये नहीं पूछा लीप वर्ष है, ये पूछ रहा है कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ लीप ईयर। तो इसमें मैं कह सकता हूं कि सर देखो अब हमने चेक किया, हमने 1200 में 4 का भाग दिया, 1200 में 4 का भाग दिया तो सर आपने बताया था कि लास्ट के दो डिजिट होते हैं, आखिरी के
2 अंक होते हैं, अगर उनको हम 4 से डिवाइड करें और उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो संख्या भी पूरी क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी, यानी 4 से डिविजिबल होगी। तो वो पूरी संख्या अगर 4 से डिविजिबल है तो कैसा होगा, लीप ईयर होगा। तो सर जो 4 की भाजकता का ही नियम है, 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, वो ये भी तो कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर डबल जीरो हो, क्या हो, डबल जीरो हो, तो वो संख्या भी क्या होगी, 4 से भाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो सर देखो सबके लास्ट में डबल जीरो है, यानी कि सर ये तो सारे के सारे लीप ईयर हैं, ये तो सारे के सारे लीप ईयर हैं, तो मतलब क्वेश्चन ही ये तो गलत हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। तो देखो मैं एक कंसेप्ट आपको और बताता हूं, क्या कि जो भी आपके वर्ष होते हैं, जो ईयर हैं, जिनके अंत में डबल जीरो आता है, जिनके अंत में डबल जीरो आता है, यानी जो 100 की फॉर्म से बने हो, उनको बोलते हैं शताब्दी वर्ष। क्या बोलते हैं, शताब्दी वर्ष। ठीक है, यहां मैं पीछे लिख देता हूं, यहां पे ये लो, उनको बोलते हैं शताब्दी वर्ष। अगर मैं शताब्दी वर्ष की बात करूं, यहां लिख देता हूं, लो अपना होता है एक शताब्दी वर्ष, ठीक है, सेंचुरी ईयर। अब जो ये शताब्दी वर्ष होते हैं ना, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक आपका होता है साधारण शताब्दी वर्ष, एक आपका क्या होता है, साधारण शताब्दी वर्ष। दूसरा जो आपका होता है वो होता है लीप शताब्दी वर्ष। कैसा, लीप शताब्दी वर्ष। जैसे अपन ने ईयर वाले पढ़े थे ना कि एक अपना लीप वर्ष है, एक साधारण वर्ष है, उसी तरीके से जो शताब्दी और सेंचुरी ईयर होते हैं आपके, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक साधारण शताब्दी वर्ष होता है, एक लीप शताब्दी वर्ष होता है। ठीक है, तो जो अपने 2 नंबर क्वेश्चन देखा था ना, वो इसी बेस पे था। ठीक है, यानी कि जो वर्ष थे शताब्दी वर्ष की अगर मैं बात करूं, शताब्दी वर्ष की मैं बात करूं, तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या, 100 के फॉर्म में जो लिखे हों, 100 के फॉर्म में लिखो, 100 के फॉर्म में, यानी जिनके लास्ट में डबल जीरो हो। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष के लिए देखो आपको क्या करना है, शताब्दी वर्ष को अगर ये चेक करना हो कि वो लीप शताब्दी वर्ष है या साधारण शताब्दी वर्ष है, तो उस चीज के लिए आप क्या करोगे, अब आप 4 का भाग नहीं दोगे, अब आप कितने का भाग दोगे, 400 का भाग दोगे। कितने का भाग दोगे, 400 का भाग दोगे। अगर आपका 400 का भाग पूरा पूरा जाता है, यानी कि रिमाइंडर अगर 0 बचता है, तो वो कैसा है, लीप शताब्दी वर्ष है। वो जो शताब्दी वर्ष है या जो वर्ष है वो कैसा है, लीप शताब्दी वर्ष है। ठीक है, लेकिन अगर आप 400 का भाग देते हो और 400 का भाग पूरा पूरा जाता ही नहीं है, अगर आप 400 का भाग देते हो और 400 का भाग पूरा पूरा ही नहीं जाता, यानी वही चीज है, अगर आपका कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, तो वो कैसा हो जाएगा, आपका साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं लिख दूं यहां की, बताओ मैंने लिख दिए आपके 1500, 1600, 1700, 1200। अगर मैं इनमें पूछूं कि बताओ इनमें से लीप शताब्दी वर्ष कौन से हैं और साधारण शताब्दी वर्ष हैं, तो आप क्या बताओगे, आपका जवाब क्या होगा। तो देखो इसमें मैं कह सकता हूं कि सर देखो अब अपने को 400 का भाग देना है, 4 का भाग नहीं देना, क्योंकि लास्ट में क्या आ गए, डबल जीरो आ गए। तो 1500 में जब मैंने 400 का भाग दिया, तो देखो इसमें यानी रिमाइंडर मेरा कुछ ना कुछ बचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 3 12, रिमाइंडर कितना बच गया आपका, 3 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया। अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है तो मैं कह सकता हूं कि ये कैसा है, ये एक नॉर्मल ईयर है। कैसा ईयर है, एक नॉर्मल ईयर है। ठीक है, उसी तरीके से 1600 में जब मैंने 400 का भाग दिया, तो डबल जीरो से डबल जीरो, 4 से 16 में 4 का पूरा पूरा भाग, यानी रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 0 आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, एक लीप ईयर है। कह सकता हूं कि ये क्या है, एक लीप ईयर है। ठीक है, उसी तरीके से मैं 1700 की बात करूं, तो मैंने इसमें 400 का भाग दिया, तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म। 17 में जब 4 का भाग देंगे, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो कैसा है, तो 4 चौक 16 कितना आ गया, 1 आ गया। नहीं कह सकता हूं ये क्या है, एक नॉर्मल ईयर है, क्योंकि सर रिमाइंडर मेरा 0 नहीं बच रहा है। रिमाइंडर 0 बचेगा तभी वो लीप वर्ष होगा, उसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, तो जब मैंने 1200 में भी 400 का भाग दिया, तो मैं कह सकता हूं कि पूरा पूरा कट गया, यानी कि रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया तो मैं कह सकता हूं कि ये आपका क्या है, एक लीप ईयर है। क्या है, एक लीप ईयर है। तो अब बताओ लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का कंसेप्ट समझ में आया, कैसे फाइंड करोगे।
अगर आपको एक नो वैसे साधारण से वर्ष दे रखे हैं बिल्कुल, यानी आपको कोई भी वर्ष दे रखा है, उस वर्ष में आप क्या करोगे, 4 का भाग दोगे। अगर 4 का भाग आपका पूरा पूरा जाता है, 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो ये समझ लो कि वो आपका लीप वर्ष है। अगर 4 का भाग पूरा नहीं जाता, कोई ना कोई आपका शेषफल या रिमाइंडर बचता है, तो वो कैसा है, साधारण वर्ष है। लेकिन कुछ वर्ष ऐसे आएंगे जिनके लास्ट में क्या होंगे, डबल जीरो होंगे। क्या होंगे, डबल जीरो। देखो डबल जीरो होना चाहिए, 1 जीरो नहीं, डबल। 3 हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना, तभी शताब्दी वर्ष बनेगा। तो जिनके अंत में डबल जीरो होंगे उनके लिए सर क्या करेंगे, उनके लिए आपको 4 का नहीं 400 का भाग देना। कितने का, 400 का। जब 400 का भाग दोगे तो आपका अगर रिमाइंडर कुछ बचता है तो वो क्या हो जाएगा, साधारण शताब्दी वर्ष यानी साधारण वर्ष हो जाएगा। अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, जीरो बच रहा है, तो मैं कह सकता हूं वो कैसा हो जाएगा, आपका लीप वर्ष हो जाएगा। कैसा वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन क्या था, अपना क्वेश्चन ये था 2 नंबर कि अपने पास एक वर्ष है 1200, 1600, 1800 और 2000। अपने को इनमें से बताना था कि भाई कौन सा लीप है, और यानी उसने पूछा ये था कि भाई कौन सा लीप वर्ष नहीं है, नहीं वाला बताना था। तो इसमें मैं कह सकता हूं क्या भाई, 1200 में मैंने कितने का भाग दिया, 400 का भाग दिया। सर पूरा पूरा भाग जा रहा है, रिमाइंडर मेरा जीरो बच रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, एक लीप ईयर है। ये क्या है, एक लीप ईयर है। फिर मैंने 1600 में 400 का भाग दिया, तो मैं कह सकता हूं कि डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, सर 16 में भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, रिमाइंडर मेरा जीरो बच गया, तो ये भी क्या है, एक लीप ईयर है। ये भी क्या है, एक लीप ईयर है। अब अगर आगे बात करो तो सी ऑप्शन था वो अपना 1800, तो 1800 देखो सर 4 का भाग नहीं जा रहा है, यानी रिमाइंडर आपका कितना बच गया, 4 चौक 16, 2 बच गए, तो रिमाइंडर 2 बच गया। तो ये कह सकता हूं ये आपका कैसा है, एक नॉर्मल ईयर है, साधारण वर्ष है। ठीक है, अब 2000 में जब मैंने 400 का भाग दिया तो सर देखो इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग गया, तो मैं कह सकता हूं रिमाइंडर मेरा जीरो बचा, तो ये भी क्या है, एक लीप ईयर है। ये भी क्या है, एक लीप ईयर है। तो उसने पूछा क्या था कि विकल्प में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, नोट अ लीप ईयर। तो कौन सा लीप ईयर नहीं है, आपका सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो अब बताओ लीप ईयर का आया आपका कंसेप्ट समझ में। ठीक है, यानी जब शताब्दी वर्ष सेंचुरी ईयर वाली बात आएगी तो 400 का भाग देके चेक करेंगे, बाकी सब में 4 का भाग देंगे। ठीक है, चले आगे, आ जाओ आगे, एक क्वेश्चन और देख लो। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, फिर इससे बाद में एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। एक बार देख लो अच्छे से क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2002 और 2003 के बीच अधिवर्षों की संख्या बताओ। ठीक है, अब आते हैं अपने कंसेप्ट पे। अब देखो कंसेप्ट की बात करूं तो अपन सबसे पहले एक टाइप पढ़ते हैं। मैं टाइप 1 ही डाल देता हूं, ये लो टाइप नंबर 1। देखो अभी तक मैंने आप लोगों को चैप्टर शुरू नहीं किया है, मैंने कुछ भी चीज नहीं बताई है, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें बताई है जो अभी तक आपको पता थी। लगभग बच्चों को सारी चीजें पता है। अब यहां से शुरू होता है अपना चैप्टर और यहीं से अपने कंसेप्ट शुरू होंगे। और कैलेंडर टॉपिक का यही है कि मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट बताऊंगा, न कोई कोड याद करने न कुछ और याद करने, एक कंसेप्ट पे है। और वो कंसेप्ट अपना चलेगा ओड डेज के ऊपर, ओड डेज के ऊपर यानी अतिरिक्त दिन, विषम दिन के ऊपर। ओड डेज फाइंड करो और आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो टाइप 1 में मैं कह सकता हूं क्या, सबसे पहले अपन सीखेंगे क्या, लीप वर्षों की गणना करना। क्या चीजें सीखेंगे, लीप वर्षों की गणना करना। भाई लीप ईयर को काउंट कैसे करेंगे, सबसे पहले चीज यही सीखेंगे कि लीप ईयर को काउंटिंग करना सीखेंगे। सर लीप ईयर को काउंट कैसे करेंगे। ठीक है, अब मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला कि बताओ 5 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 5 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। तो सबने एक चीज पढ़ी है क्या कि सर 5 में 4 का भाग देंगे, 5 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार भाग गया, 4 बार। कितनी बार गया, 4 बार। तो जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है, यानी जो आपका भागफल होता है, उतने ही क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। तो बताओ 5 साल में आपके कितने लीप वर्ष आए, 1 लीप वर्ष आया। कितना लीप वर्ष आया, 1 लीप वर्ष आया। तो इसकी जो थ्योरी बन जाएगी वो क्या बन जाएगी कि दिए गए वर्षों को 4 से विभाजित करने पर, दिए गए वर्षों को 4 से विभाजित करने पर जो भागफल प्राप्त होता है, दिए गए वर्षों को 4 से विभाजित करने पर जो भागफल प्राप्त होता है उतने ही क्या होते हैं, उतने ही लीप वर्ष या अधिवर्ष होते हैं, उतने ही लीप वर्ष होते हैं। ठीक है,
ये चीज आई समझ में? तो मैं इसको लिख सकता हूं कि भाई 4 साल में आपके कितने लीप ईयर, 5 साल में कितने, देखो मैं इधर लिख देता हूं। लो इधर मैं लिख रहा हूं आपके वर्ष और उधर लिख रहा हूं मैं लीप वर्ष। ये लिख, इधर तो मैंने आपके लिख दी क्या, वर्ष, और इधर मैंने लिख दिए लीप वर्ष। लीप वर्ष नहीं लिखेंगे, कुल लीप वर्ष लिखेंगे कि कुल कितने लीप वर्ष है। ठीक है, मैंने लिखा पहला क्वेश्चन अपना क्या था, मैंने बोला बताओ 5 साल में कितने लीप ईयर। दूसरा पूछ रहा हूँ बताओ 10 साल में कितने। तीसरा मैं पूछ रहा हूँ बताओ 20 साल में कितने। और चौथा मैं पूछ रहा हूँ बताओ 50 साल में कितने। ठीक है, तो देखो 5 साल के अपन ने बात करी तो मैंने क्या किया था, 5 में कितने का भाग दिया था, 4 का भाग दिया था। 5 में मैंने 4 का भाग दिया तो अपना भागफल कितना है, 1 आया। तो लीप ईयर आपका कितना आ गया, 1। यानी जितनी बार पूरा पूरा भाग जाएगा, जितनी बार पूरा पूरा भाग आएगा। अब 10 में मैंने कितने का भाग दिया, 4 का भाग दिया, तो 4 दूनी कितना हो गया आपका 8। कितने लीप ईयर आ गए, 2। अगर मैं 20 की बात करता हूं तो 20 में कितने का भाग दिया, 4 का। अब 20 देखो पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ लीप ईयर आपके कितने आ गए, 5 लीप ईयर आ गए। कितने लीप ईयर आ गए, 5। उसी तरीके से अगर मैं 50 वाले की बात करूं तो इसमें भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। 50 में जब 4 का भाग दूंगा तो आपके कितने लीप ईयर आए, 12 लीप ईयर आए। अब बताओ लीप ईयर काउंट करने का कंसेप्ट आया समझ में? ठीक है, थोड़ी चीजों को घुमाऊं अब मैं, अगला सवाल पूछूं, चले आगे। तो देखो अगर मैं अगले एक कंसेप्ट की मैं और बात करूं, एक अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं कि बताओ 2005 से लेके 2015 तक कुल कितने लीप वर्ष होंगे, कुल कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, तो बच्चों ने किया क्या कि सर देखो 2005 से लेके 2015 तक टोटल कितने साल हो गए, 10 साल हो गए। कितने साल हो गए, 10 साल हो गए। इस 10 में हमने 4 का भाग दिया सर, 2 लीप ईयर आ गए। कितने लीप ईयर आ गए, 2 लीप ईयर आ गए। ठीक है, अब एक दूसरा बच्चा था, उसने क्या किया, सर मैं तो 4 का भाग दूंगा ही नहीं, मैं तो यहाँ गिनती भी कर सकता हूँ। सर 2005 के बाद मैं कह सकता हूँ कि 2008 लीप ईयर आया, 2008 के बाद आपका 2012 आया। यानी इनके बीच में कितने लीप ईयर आए, सर 2 लीप ईयर आए। और वही मेरा 2, सर देखो यहाँ भी 2 आया था। यानी बच्चों को ये लगा कि यहाँ भी मेरे 2 आ रहे हैं, यहाँ भी मेरे 2 आ रहे हैं, ये चीज क्या है, सही है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने एक अगले बच्चे से एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि बताओ 2003 से लेके 2013 तक कितने लीप ईयर होंगे, 2003 से 2013 तक कुल कितने लीप ईयर होंगे। तो जो भाग देने वाला बच्चा था 4 का, तो उसने क्या किया, सर 2003 से लेके 2013 तक भी टोटल 10 साल ही होते हैं, 10 में मैंने 4 का भाग दिया, सर 2 लीप ईयर आ गए मेरे। कितने लीप ईयर आ गए, 2 लीप ईयर आ गए। ठीक है, लेकिन जो एक दूसरा बच्चा था वो क्या कर रहा था, अपनी काउंटिंग करते चल रहा था। क्या कर रहा था, एक एक को काउंटिंग करते चल रहा था। तो उसने किया कि सर 2003 के बाद मेरा जो लीप ईयर आया वो आया 2004, 2004 के बाद क्या आया 2008, और 2008 के बाद क्या है 12। तो यहाँ तो सर 3 बन गए और यहाँ कितने थे, 2 ही थे। अब बताओ कौन सा सही है, अब बताओ कौन सा सही है, फंस गए सारे। तो देखो इसमें ये है कि मैंने जो लाइन आपको लिखवाई थी वो क्या लिखवाई थी, देखो मैंने ये लिखवाई थी कि दिए गए वर्षों को 4 से विभाजित करना है। मैंने ये नहीं बताया कि 2 अलग अलग वर्ष दे रखे हो उनमें 4 का भाग देना है। ठीक है, यानी कि आपको जो क्वेश्चन बोला था कि भाई 10 साल में कितने लीप ईयर है, अब ये जो 10 साल है ना, इनका अपने को ये पता नहीं कि ये 10 साल है कौन से, भाई 2003 से 13 वाले हैं, 2005 से 15 वाले हैं, या कुछ और भी है। चलो देखो एक और बताता हूं मैं, लो लिखो 1897 से मैं लिख दूं कि बताओ 1907 तक कितने लीप ईयर। लो एक और लो, 10 साल का एक क्वेश्चन और लो, बताओ यहाँ आपके कितने लीप ईयर आएंगे। अब आ जाओ, एक बच्चा तो निकल के आया, कौन सा, 4 का भाग देने वाला। क्या किया सर, 1897 से लेकर 1907 तक कितने, 10 साल, 10 में 4 का भाग दिया, कितने लीप ईयर आ गए, 2 लीप ईयर आ गए। ठीक है, दूसरा बच्चा आया काउंटिंग करने वाला, बोला सर 1897 के बाद क्या आया 1900 तो मेरा लीप वर्ष था ही नहीं, 1900 तो लीप वर्ष था ही नहीं। 1900 के बाद क्या आया 1904, और 1904 के बाद 8 जो 7 से ज्यादा हो जाएगा। यानी कि 1897 से 1907 के बीच में जो 10 साल थे, इस 10 साल में लीप ईयर कितने आए आपके, 1 लीप ईयर आया। कितना लीप ईयर आया, 1 लीप ईयर आया। तो देखो पहले मेरा 2 आया था, फिर 3 भी आया है, और फिर 1 भी आया। यानी वो मैंने 10 साल ही लिए हैं, 10 साल में कहीं 3 आ रहा है, कहीं 2 आ रहा है, कहीं 1 आ रहा है। तो देखो 2 कंसेप्ट हो गए आपके, क्या कि जब भी आपको कुल वर्ष देता है, क्या देता है, टोटल ईयर देता है वो अपने आप से, कि भाई 10 साल 20 साल 50 साल 60 साल जो भी देता है, उसमें क्या करोगे आप 4 का भाग दोगे, और जो भागफल आता है वही आपका लीप वर्ष होगा। लेकिन एक बात नोट लगा के लिख लेना, नोट लगा के लिख लेना, क्या कि जब भी 2 पर्टिकुलर ईयर दे रखे हो, जो अलग अलग
वर्ष दे रखे हो, अगर उनके मध्य अपने से लीप वर्ष पूछता है, वह हम 4 का भाग नहीं देंगे, वहां 4 का भाग नहीं देंगे। तो उन 2 वर्षों के बीच क्या करेंगे, हमेशा काउंटिंग ही करेंगे, गिन के ही पता लगाएंगे कि कितने लीप वर्ष हैं, कितने लीप वर्ष हैं। ये बात अच्छे से नोट लगा के लिख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस चीज में गलती करते हैं। वो ये तो चलो 10 साल का था तो वो गिन भी सकते हैं, गिन के कर लिया, लेकिन बताओ 50 साल का आ जाए तो बच्चे क्या सोचेंगे, सर 50 साल हम गिनेंगे थोड़ी, हम तो सीधा 50 में 4 का भाग दे देंगे। तो उस चीज में मत फंस जाना, गलत हो जाएगा। अगर 2 अलग अलग वर्ष दे रखे हैं तो गिनती करनी पड़ेगी, अगर कुल ईयर ही दे रखे तो आप 4 का भाग दे सकते हो। तो जो मैंने ये लिखा था ये चीज कि भाई 10 साल में कितने लीप ईयर, तो इन 10 साल का अपने को पता नहीं था कि वो 10 साल है कौन से। तो ये जो 10 साल है ना, इस 10 साल का मतलब है कि जो शुरुआत में जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत में जब कैलेंडर बना था, जब से शुरुआत हुई थी, उस पहली साल से लेके 10 साल तक की बात कर रहा था वो, यानी 1 से लेके 10 साल तक की। ठीक है, अगर इनके बीच में मैं काउंटिंग करने भी बैठूं तो देखो सबसे पहला क्या आया, मेरा जो चौथा साल था वो लीप ईयर आया, उसके बाद जो मेरा 8वां साल था वो लीप ईयर आया, यानी इन 10 साल में 2 ही तो लीप ईयर आए थे, और वहां भी मेरा आंसर कितना था, 2 ही था, यानी दोनों जगह क्या है, मेरा सेम है। ठीक है, तो ये चीज आई समझ में। चले थोड़ा सा आगे और, तो अपना क्वेश्चन देखो यही तो था कि 2002 से 2023 के बीच में अधिवर्षों की संख्या बताओ, तो इसके बीच में काउंटिंग कर लेंगे। 2002 के बाद क्या है मेरा, 2004 आया, 4 के बाद क्या आया, 8 आया, 8 के बाद आपका क्या आया, 12 आया, 12 के बाद 16, 16 के बाद आपका क्या आया, 20 आया। तो कितने लीपर्स हो गए आपके, 5 हो गए। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ठीक है, तो यानी लीप वर्षों की जो काउंटिंग थी, लीप वर्षों की जो गणना थी, उसमें अपने कितने कंसेप्ट सीखे, 2 सीखे। ठीक है, अब इसमें मैं एक तीसरा कंसेप्ट और बताता हूं। क्या, अगर मैं तीसरे कंसेप्ट की बात करूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं कि बताओ, मैं फिर से वही सेम चीजें लिख रहा हूं, एक तरफ मैं वर्ष लिख रहा हूं आपके, कुल वर्ष। अब आपको बताने हैं कि कुल कितने लीप वर्ष होंगे, आपको टोटल लीप वर्ष बताने हैं। बताओ फटाफट से बताओ। मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं कि बताओ 100 साल में आपके कितने लीप ईयर होंगे, 200 साल में कितने होंगे, 300 साल में आपके कितने होंगे, और 400 साल में कितने होंगे, बताओ। अब सब बच्चों ने क्या किया है कि 100 में 4 का भाग दिया। सर हमने 100 में 4 का भाग दिया, क्योंकि सर अभी आपने ही तो बताया था कि कुल वर्ष अगर दे रखे हो तो 4 का भाग देंगे, अपने लीपर्स आ जाएंगे। सर 100 में 4 का भाग दिया, अपने पास कितना आ गया, 25 आ गया। कितना आ गया, 25 आ गया। तो बताओ बच्चों का आंसर क्या आ रहा है कि सर 25 लीप वर्ष है, 25 लीप वर्ष है। ठीक है, चलो मान लिया 25 लीप वर्ष है। अब एक बार फिर से इधर आओ, एक बार फिर से इधर आओ। अगर मैं ये 100 वर्ष ना लेके, 100 वर्ष ना लेके अगर मैं कह दूं कि बताओ 99 साल में कितने लीप ईयर है आपके, 99 साल में कितने लीप ईयर है, तो आप लोग क्या करोगे, सर 99 में हम 4 का भाग दे देंगे, 99 में भी 4 का भाग दे देंगे। तो 99 में जब 99 में आपने 4 का भाग दिया तो कह सकता हूं कि आपका 4 दूनी 8 हो गया, 1 4 चौक 16, यानी मेरा जो भागफल था वो कितना आया, 24 आया। भागफल कितना आया, 24 आया। यानी कि सर 99 जो ये 99 ईयर थे, इनमें टोटल कितने लीप ईयर आ गए, सर 24 लीप ईयर आ गए। कितने लीप ईयर आ गए, 24 लीप ईयर आ गए। अब अपने साल बच गया एक, कौन सा, 99 साल अपने देख लिए, अब साल बच गया एक, कौन सा, 100वां साल बच गया। अब अगर मैं 100वें साल की बात करूं तो मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जब भी जिस भी ईयर के लास्ट में कितने आ जाएं, 00 आ जाएं, कितने आ जाए, 20 आ जाए, 00 आ जाए, तो वहां पर लीप देखेंगे कि लीप है या साधारण है। तो किस तरीके से देखेंगे, वहां पर 4 का भाग नहीं देंगे, कितने का देंगे, 400 का। तो इस 100 में जब मैंने 400 का भाग दिया तो देखो इसमें 400 का भाग पूरा पूरा नहीं गया, 400 का पूरा पूरा भाग नहीं गया, यानी कि कुछ ना कुछ मेरा रिमाइंडर बचेगा, शेषफल कुछ बचेगा। अगर शेषफल कुछ बचता है तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा एक नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। तो बताओ 100 साल में देखो यहाँ तो लीप ईयर कितने आए, सर 24 थे, ये हो गए नहीं तो 24 हुए टोटल। यहाँ 25 आ गए, यहाँ 24 आ गए। लो एक बार फिर से फंस गए आप लोग, अभी जो चीजें बताई थी फिर से सारी चीजें गलत हो गई ना। तो देखो ये जो तीसरा कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये तीसरे कंसेप्ट में क्या है कि तीसरे कंसेप्ट में आपको एक चीज ध्यान और रखनी है कि जब भी कुल वर्षों की बात करेगा, वो कितने वर्षों की, कुल वर्षों की, तो उन कुल वर्षों में हम एक चीज और ध्यान रखेंगे कि कहीं ना कहीं मेरा जो शताब्दी वर्ष आया था, सेंचुरी ईयर आया था, उसका भी कहीं जिक्र हो रहा है क्या। तो देखो जो ये 100 साल है, इस 100 साल में सेंचुरी ईयर का भी जिक्र हो रहा है।
तो अपने को बस करना इतना है कि 4 का तो आप पूरा पूरा भाग दो, जो आपके लीप ईयर आए हैं ना, उसके बाद आपको देखना ये है कि भाई उसके जो मेरा जो ये शताब्दी वर्ष था, जो शताब्दी वर्ष था वो लीप शताब्दी वर्ष है या साधारण शताब्दी वर्ष है, लीप है या नॉर्मल है। तो बताओ जो 100वां साल था वो कैसा था, नॉर्मल ईयर था, यानी कि वो जो 100वां साल था वो लीप नहीं था ना, अगर नहीं था तो वो 1 साल घटा दो, वो 1 साल घटा देंगे। तो इस 25 में से जब मैंने 1 घटाया तो आपके जो 100 साल में लीप ईयर आए वो कितने आए, 24 आए। कितने आए, 24, 24। उसी तरीके से मैं बात करूंगी, बताओ 200 साल में कितने, तो मैं कह सकता हूं कि 200 में जब मैंने 4 का भाग दिया तो बताओ कितने आए अपने लीप वर्ष, 50 आए, 50 आए। लेकिन सर मैंने देखा कि 200 साल के बीच में कहीं ना कहीं शताब्दी वर्ष भी आए हैं, कहीं ना कहीं शताब्दी वर्ष भी आए हैं। अगर शताब्दी वर्ष भी आए तो मैं इसमें कह सकता हूं क्या, भाई जो आपका 100वां साल था वो लीप नहीं है, 200वां साल है वो भी लीप ही है। यानी कितने घटाऊंगा यहां मैं, 2 घटा दूंगा। कितने घटा दूंगा, 2 माइनस कर दूंगा। तो 50 में से मैंने 2 घटाया, तो यहाँ आपके 50 लीप ईयर ना होके कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं 300 साल वाली बात करूं तो देखो इसमें मैं कह सकता हूं क्या, अगर 300 में मैं 4 का भाग दूं, 300 में मैं 4 का भाग दूं तो अपना कितना आता है, 75, 75। लेकिन 75 में भी देखो मेरे को ये देखना पड़ेगा 100वां लीप नहीं है, 200वां भी लीप नहीं है, 300 भी लीप नहीं है, तो इसमें मैं कितने घटा दूंगा, 3 घटा दूंगा। कह सकता हूं कि जो 72 है आपका 72 है वो आपके लीपर्स हो जाएंगे। यानी इन 300 साल के बीच में कितने लीप ईयर हैं, 72 साल लीप ईयर है। अब आते हैं 400 वाली बारी। तो देखो 400 में जब 4 का भाग दिया तो अपने हिसाब से 100 लीपर्स होने चाहिए थे, 100 लीप ईयर होने चाहिए थे। लेकिन 100 लीप नहीं है, 200 लीप नहीं है, 300 लीप है, लेकिन 400 लीप है, क्योंकि 400 में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, 400 में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है। आपका जो रिमाइंडर शेषफल है वो कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। तो इसमें मैं कह सकता हूं क्या, इसमें मैं 4 ना घटा के 3 ही घटाऊंगा, 4 ना घटा के 3 ही घटाऊंगा। तो अपने कितने आ गए, 97 क्या आ गए, लीपर्स आ गए, 97 क्या आ गए, लीपर्स आ गए। तो लीप वर्षों की जो अपन काउंटिंग कर रहे थे उसमें कितने कंसेप्ट सीख लिए, 3 कंसेप्ट सीख लिए। पहला क्या, अगर टोटल ईयर दे रखे हो तो 4 का भाग देंगे, अगर 2 अलग अलग ईयर दे रखे हो तो क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। और जो तीसरा अपना क्या था कि अगर टोटल ईयर के बीच में कई शताब्दी वर्ष सेंचुरी ईयर का भी जिक्र हो तो उसको चेक करेंगे कि वो सेंचुरी ईयर जो आपका है वो लीप है या साधारण है। अगर लीप है तब तो ठीक है, अगर साधारण है तो जो साधारण वाला जो हिस्सा आया था उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये आपका एक सिस्टम था। अब देखो आगे अगर क्वेश्चन देखते हैं तो देखो आगे क्वेश्चन और क्या है, देखो आगे एक क्वेश्चन आया। चलो इसी में एक चीज और बताओ, अगर मान लो इसी में 500 आ जाता आगे, अगर इसी में आगे 500 आ जाता तब आप क्या करोगे, 500 आ जाता तो आप क्या करोगे। तो देखो अगर 500 की बात करें तो मैं एक बात बताता हूं आपको, अपना जो कैलेंडर है ना, कैलेंडर जो पूरा कैलेंडर है वो इन्हीं 400 वर्षों से मिलके बना है। कितने वर्षों से, इन्हीं 400 वर्षों से मिलके बना है। ये चीज मैं आगे बताऊंगा कैसे, आगे जब कंसेप्ट आएगा ना एक तब बताऊंगा 400 के बाद कैसे वो हुआ है। ठीक है। तो अब जब 500 की बारी आएगी ना, मैं पूछूंगी बताओ 500 साल में कितने लीप ईयर। तो अपन देखो 500 में आप 2 तरीके से सोल्व कर सकते हो। 500 में हमने 4 का भाग दिया तो आपका कितना आया, 125 आया। कितना आया, 125 आया। ठीक है। अब 125 में से देखो अपने को क्या घटाने हैं, जो शताब्दी वर्ष लीप के नहीं है वो घटा देंगे। तो देखो 100वां साल लीप नहीं है, 200वां साल लीप नहीं है, 300वां साल लीप ली है, लेकिन 400 है, उसके बाद 500 लीप ली है। 4 घटाने अपने को, कितने घटाने, 4। तो इसमें से मैंने 4 घटाए तो मैं कह सकता हूं क्या आपके टोटल कितने साल आ गए, 121 साल आ गए। कितने आ गए, 121 साल आ गए। तो एक तरीका तो अपना ये था। अब दूसरा देखो क्या था, मैंने अभी क्या बताया था, अपना जो कैलेंडर है वो पूरे 400 वर्षों से ही मिलके बना है। उन 400 के अलावा कोई वर्ष नहीं बनाए गए, वही घूम फिर के आते जाते रहते हैं। ठीक है। तो देखो इस 500 को आप 2 टुकड़ों में तोड़ो, 500 को 2 टुकड़े में तोड़ दो, एक 400 की फॉर्मेट में ले लो, बाकी जो बच गया वो अलग रख दो। तो कह सकता हूँ 400 और प्लस 100, 400 और प्लस 100 बताओ 500 हो गया कि नहीं हो गया। 400 और 100 आपके 500 हो गए। ठीक है। अब बताओ जो आपके 400 साल थे, जो आपके 400 साल थे, इन 400 साल में आपके कितने लीप ईयर थे। मैं कह सकता हूं कि 97, 97 लीप ईयर थे। अभी हमने देखा था, देख लो बस 400 साल में कितने लीप ईयर आए थे, 97। और 100 साल में कितने हैं, 24। 100 साल में कितने हैं, 24। तो 97 तो ये और 24 ये, इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तब भी तो आपका 121 ही आ रहा है। यानी जब भी कोई बड़ी वैल्यू दे दे उसमें आपको भाग ना देना आता हो तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे टुकड़े में तोड़ के भी आप ज्ञात कर सकते हो कि भाई वो लीप कितने वर्ष लीप होंगे। ठीक है। चले आगे, आ जाओ।
ये क्वेश्चन आएंगे सारे, एग्जाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो मन से बनाया गया हो, ऐसे फेंकने के लिए बनाया गया हो, नहीं। जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे सारे एग्जाम में आए हुए मिलेंगे। बस ये हो सकता है कि कोई किसी एग्जाम में आया है, कोई किसी एग्जाम, एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं किया हमने, क्योंकि हमने पहले भी बता दिया है कि अपना जो रीजनिंग का ये कोर्स है ये ऑल एग्जाम को टारगेट करते हुए, उनको देखते हुए बनाया गया है, ठीक है। तो बताओ, देखो क्वेश्चन अपना क्या है। जो चौथा अपना क्वेश्चन आया है वो कह रहा है कि बताओ दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे। दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे, तो बताओ, बताओ कितने थे। 48 थे, 24 थे, 25 थे या 26 थे। तो देखो अगर मैं पीछे वाला पोर्शन दिखाऊं आपको तो बताओ दूसरी शताब्दी का, अब बहुत से बच्चों का आंसर आया है 48। कितने बच्चों का आंसर आया 48? बहुत सारे बच्चों का आंसर आया 48। और मैं कह दूं कि ये 48 आपका गलत है, ये 48 आपका गलत है। और वो गलती आप लोगों ने क्या की है, वो गलती आप लोगों ने क्या की, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा नहीं, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा नहीं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी लीप ईयर वर देयर इन द सेकंड सेंचुरी। सेकंड सेंचुरी यानी दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे। तो देखो पीछे जो मैंने चीजें लिख रखी है, पीछे जो मैंने चीजें लिख रखी है वो क्या लिख रही है कि 100 साल में कितने लीप ईयर आपके 24, 200 में कितने हैं 48, 300 में कितने हैं 72 और 400 में कितने हैं 97, 97। ये चीजें लिख रखी है। तो ये जो 100 साल है ना, इस 100 साल का मतलब है कि 1 से लेके 100 साल। कितना है 1 से लेके 100 साल। जो ये 200 साल है ना, इसका मतलब है 1 से लेके 200 साल। जो ये 300 है ना, देखो मैंने अभी बताया था वो 10 साल वाला एग्जाम्पल लेके कि 10 साल का मतलब क्या होता है 1 से लेके 10 होता है। तो उसी में मैं कह सकता हूँ 300 साल का मतलब क्या हुआ 1 से लेके 300। तो 400 का मतलब क्या हो जाएगा 1 से लेके 400 तक। ये उसके आए हैं 24, मतलब ये जो 97 आए हैं ना 1 से लेके 400 तक के बीच में है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या था दूसरी शताब्दी। अगर इसकी बात करता हूं तो देखो मैं लिख सकता हूं कि या प्रथम शताब्दी यानी फर्स्ट सेंचुरी, आपकी प्रथम शताब्दी। तो जो आपकी प्रथम शताब्दी होती है वो होती है 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक। अगर मैं बात करूं दूसरी शताब्दी की, सेकंड सेंचुरी की, दूसरी शताब्दी की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें मैं कह सकता हूं कि आपकी जो दूसरी शताब्दी शुरू होगी वो कहां से होगी, वो शुरू होगी 101 से लेके 200 तक। यानी वो पहले वाली 100 वाली काउंट नहीं होगी इसमें, 101 से लेके 200 तक। अब बात करते हैं किसकी, तीसरी शताब्दी की। अब बात करते हैं किसकी, तीसरी शताब्दी की। अगर मैं तीसरी शताब्दी की बात करूं तो तीसरी अपनी कहां से शुरू हो जाएगी 201 से लेके 300 तक, 201 से लेके 300 तक। अगर मैं बात करता हूं चौथी शताब्दी की, अगर बात करता हूं किसकी, चौथी शताब्दी की, तो चौथी शताब्दी में कह सकता हूं कि आपका 301 से लेके कहां तक हो जाएगी 400 तक हो जाएगी, 301 से लेके 400 तक हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन अपना था कि दूसरी शताब्दी में, तो देखो दूसरी शताब्दी कहां है, ये है 101 से लेके 200 तक। लेकिन ये वाला जो पार्ट था वो क्या था 1 से लेके 200 तक। तो 101 से 200 तक मैं कह सकता हूं क्या, इस 48 में से मैं पहले वाले 24 घटा दूंगा तो कितने बच गए आपके 24 बच गए। कितने बच गए 24 बच गए। नहीं, इन 100 शताब्दियों में जो लीप वर्ष थे वो घटाने भी तो पड़ेंगे, क्योंकि 101 से तो काउंट करना है अपने को। तो इसका आंसर क्या आएगा 48 ना आके कितना आएगा 24 आएगा। तो लैंग्वेज बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि 2 शताब्दी पूछ रहा है या दूसरी शताब्दी पूछ रहा है, ठीक है। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखें। या तो दूसरी शताब्दी देगा या वह लिख देगा कि बताओ 200 वर्ष में। अगर 200 वर्ष देता तब आपके 48 हो जाते, लेकिन उसने दूसरी शताब्दी दी तो आंसर कितना आएगा 24 आएगा। आंसर कितना आएगा 24 आएगा, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है कि चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे। हाउ मेनी लीप ईयर वर देयर इन द 4th सेंचुरी। बताओ चौथी शताब्दी का बताओ। दूसरी का मैंने बता दिया, अब चौथी का आप लोग बताओ। तो चौथी में मैं कह सकता हूं कि चौथी शताब्दी का मतलब क्या है, चौथी शताब्दी का मतलब है अपना 301 से लेके 400 तक। यानी कि 97 में बाकी के जो पीछे का पार्ट बच गया वो घटा देंगे। तो यानी इसमें अपने कितने आएंगे, इसमें 25 ही लीप ईयर आएंगे। कितने लीप ईयर आएंगे 25 लीप ईयर आएंगे, ठीक है। आ जाओ आगे। अभी देखो ये चीज भी अपन ने पढ़ी थी कि 1100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि 500 साल का अगर पूछे तो कैसे निकालोगे। तो 1100 के लिए मैं कह सकता हूं क्या, 1100 को मैं क्या कर दूंगा 2 टुकड़ों में तोड़ दूंगा, ठीक है। एक तो अपना 400 की फॉर्म में आ गया, तो कह सकता हूं क्या 400 को अगर मैं 2 से गुणा करा दूं तो 400 दूनी कितना हो गया 800 प्लस कितना आ जाएगा
300। बताओ आया कि नहीं आया? तो 800 साल में कितने, यानी एक 400 साल का एक पार्ट था, उसमें 97 थे, तो 2 से गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा? 194 हो गया। यानी 194 लीप ईयर तो आपके यहाँ हो गए। और 300 साल में कितने थे आपके? 72 यहाँ थे, 72 आपके यहाँ थे। तो मैं कह सकता हूं कि 4 और 2 आपके कितने हो गए? 6, 9 और 7 कितने हो गए? 16, और 1 और 1 कितने हो गए? 2, तो 266। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब भी ज्यादा बड़ी वैल्यू दे तो आप टुकड़ों में तोड़ लेना, या फिर इस 1100 में देखो 4 का भाग दे लेना। 1100 में 4 का भाग देने के बाद अपने को क्या घटाना पड़ेगा? 100वां साल, 200वां, 300, 400 को छोड़ देना, 500 साल घटा दो, 600, 700, 800 को छोड़ दो, फिर 900, 1000 और 1100। यानी कि ये 9 साल आपको घटाने पड़ेंगे, ये 9 साल आपको घटाने पड़ेंगे। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, किसी भी तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। अब आता है अगला कि 2370 वर्षों में कुल कितने लीपर्स होंगे? 2370 वर्षों में कुल कितने लीपर्स होंगे? बताओ 2370 का बताओ फटाफट से। देखो 2370 में भी आप क्या करोगे? वही सेम चीज करोगे कि 2370 को भी अपन क्या कर देंगे? 2 पार्ट में तोड़ देंगे। 2 क्या, इसको 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 00 के आगे भी कुछ आ रहा है। तो इसमें मैं कह सकता हूं कि देखो, अगर देखो मैं पहले 2 में तोड़ के दिखाता हूं आप लोगों को। अगर 2 की बात करें तो 2370 था आपको, इसको मैंने 2 पार्ट में तोड़ा, तो मैं आपको कह सकता हूं क्या, एक अपना पार्ट आ गया 2300 का, एक आ गया अपना कितने का? 70 का। 2300 का और 70 का। ठीक है, इस 2300 वाले को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। तो बताओ 400 की फॉर्म में मैंने तोड़ा, तो कह सकता हूं कि 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 400 यानी 5। 400 को अगर मैं 5 से गुणा करा दूं तो 2000 साल हो गए आपके यहाँ पूरे पूरे। तो 2000 तो ये हो गए, प्लस बच कितने गए? 300। बच कितने गए? 300। और उसके अलावा प्लस 70 आपके ये हैं, प्लस 70 आपके ये हैं। तो देखो अब क्या करोगे? कह सकता हूं क्या 400 साल है, एक 400 साल के में कितने आते हैं? 97 में। तो 5 साल में कितने आ जाएंगे? 5 बार में 7 पंजा 35, 45, 46, 47, 48, 485 तो आपके ये हो गए 400। और 300 साल में कितने आ गए आपके? 72। अब देखो जो ये 70 साल है ना, ये कहां से शुरू हुए हैं? ये आपके शुरू है 2301 से लेके 2370 तक, यानी एक फोरम में ये 1 से 70 तक ही हो गए। तो 1 से 70 तक की जब बात आएगी ना, वहां फिर से भाग दे सकते हो। तो इस 70 में भी जब आपने 4 का भाग दिया, तो मैं कह सकता हूं कितनी बार भाग जाएगा? 4 एकम 4, बच कितना गया आपका? 30, और 4 7 28, यानी 17 लीप ईयर आपके यहां से आ गए। 17 लीप ईयर आपके यहां से आ गए। ठीक है, तो अब इनको जोड़ दो, तो कह सकते हो 7 और 2 9, 9 और 5 आपके कितने हो जाएंगे? 14। एक, ठीक है, 7 और 1 8, 8 और 8 एक 16, 16 और 1 ये हो गए कितने? 17। एक आगे कैसे? तो 4, 4 और 1 कितने हो गए आपके? 5। कितने हो गए? 5। तो कितने आगे टोटल? 574। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। तो बताओ लॉजिक आया ये भी समझ में? ठीक है, यानी आपको कितने भी ज्यादा से ज्यादा वर्ष दे दें, आप उनको ऐसे टुकड़ों में तोड़ के आसानी से हल कर सकते हो, बिल्कुल इजी लेवल में, इजी तरीके से, कोई दबाव वाली बात है नहीं। चले आगे, आ जाओ। ये लो, एक ये क्वेश्चन देखो, ये भी बार बार एग्जाम में आते हैं कि 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आती है, 31 तारीख कितनी बार आती है, 29 तारीख कितनी बार आती है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार मतलब पहले आए हुए हैं, सारे के क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है। तो बता दो एक बार फटाफट से कि 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? 400 वर्षों में 30 तारीख कितनी बार आएगी? तो देखो अगर 400 वर्षों की मैं बात करूं, तो अगर देखो सबसे पहले मैं 1 साल की बात करता हूं, मैं कह सकता हूं कि 1 साल में टोटल कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं आपके। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों में अगर देखो 30 तारीख की बात करें, तो 30 तारीख आपकी लगभग हर महीने में आती है, एक फरवरी को छोड़ के। एक फरवरी के महीने को अगर मैं छोड़ दूं, फरवरी को अगर मैं हटा दूं, तो बाकी के जो आपके 11 महीने बच गए, बाकी के जो 11 महीने बच गए, उन सब में आती है आपकी 30 तारीख। तो बताओ हर 1 साल में 11 बार आती है, तो 400 साल में कितनी बार आ जाएगी? कह सकता हूँ 400 को मैं कितने से गुणा कर दूंगा? 1100 से। कितना आ गया आपका? 4400 बार आ गई। तो 30 तारीख कितनी बार आएगी आपकी? 4400 बार आएगी। कितनी बार आएगी? 4400 बार आएगी। ठीक है, चले आगे, आगे आ जाओ। आगे आता है कि 400 वर्षों में 31 तारीख कितनी बार आती है? 31 तारीख कितनी बार आती है? तो देखो वही 12 महीने थे अपने पास, वही सेम 12 महीने थे। इन 12 महीने में देखो एक 12 की जगह आप 11 ही कर लो, फरवरी को तो हटा ही दो।
फरवरी को तो हटा ही दो, 11 महीने कर लिए मैंने। इन 11 महीनों में कुछ महीने तो 11 के 11 महीने तो ऐसे होते हैं जिनके में 30 तारीख आती है। अब कुछ महीने देखो मैं बात करता हूं किसकी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आपका ये हो गया दिसंबर। तो जनवरी में मैं कह सकता हूं कि ये आपका 31 दिन का होता है। जो आपकी फरवरी होती है वो 28 की भी होती है और 29 की भी। मार्च फिर से 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का, जून आपका 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त भी 31 का, सितंबर आपका 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का और दिसंबर कितने का, 31 का। तो 31 वाले देखो अपने पास कितने महीने आ गए, मैं कह सकता हूं क्या 1 2 3 4 5 6 और 7, कितने हो गए, 7। यानी ये चीज भी आप एक जगह लिख लेना कि 12 महीने में जो टोटल 12 महीने होते हैं उसमें 31 तारीख तो कितनी बार आती है, 31 तारीख आपकी आती है 7 बार। कितनी बार आती है, 7 बार। 30 तारीख है वो कितनी बार आती है, 11 बार। बाकी फरवरी वाला तो आप देख ही लोगे, फरवरी वाला तो आप देख ही लोगे। ठीक है, तो बताओ कितनी बार आई, 7 बार आई। तो 400 को अगर मैं 7 से गुणा करूं, यानी एक साल में 7 बार, तो 400 साल में कितनी बार आ गई, 2800 बार। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। क्या हो सर, देख लें। ठीक है, चले आगे। अब आते हैं 10वें पे। बताओ 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। तो देखो 29 तारीख की बात करें, 29 तारीख में देखो मैं फिर से वही चीजें लिखता हूं, आपके 12 महीने हो गए टोटल। ठीक है, इन 12 महीनों में देखो अगर मैं 29 तारीख की बात करूं तो एक बार के लिए मैं फरवरी को तो साइड कर रहा हूं, बाकी आपके कितने महीने बच गए, 11 महीने बच गए, टोटल 11 महीने बच गए। ठीक है, 11 महीने बच गए। अब 11 महीनों की अगर मैं बात करूं तो बताओ प्रत्येक महीने में आपकी 29 तारीख आती है नहीं आती। भाई प्रत्येक आपके 11 महीने में 29 तारीख आती है या नहीं आती, आती है बिल्कुल। तो बताओ मैं बात करूं कि 11 महीने में कितनी बार, एक साल में कितनी बार आ रही है, एक साल में आपकी आ रही है 11 बार। कितनी बार, 11 बार। तो बताओ 400 साल में कितनी बार आएगी। मैं कह सकता हूं कि 11 को कितने से गुणा करा दूंगा, 400 से, तो कितनी बार आ गई आपकी, 4400 बार आ गई। कितनी बार आ गई, 4400 बार आ गई। ठीक है, यानी इन 11 महीनों को जब मैंने काउंट किया तो 4400 बार अपनी 29 तारीख आ चुकी है। लेकिन अब फरवरी वाला जो केस था, इस फरवरी की अगर मैं बात करता हूं तो इस फरवरी में मैं कह सकता हूं क्या कि इन 400 वर्षों में जितनी बार लीप वर्ष आए होंगे उतनी बार 29 फरवरी भी आई होगी, और जहां जहां 29 फरवरी आई है वहां 29 तारीख भी आई होगी, 29 तारीख भी आई होगी। तो अभी मैंने बताया था कि 400 वर्षों में 29 नहीं, लीप वर्ष कितनी बार आता है, 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आता है। तो मैंने अभी बताया था कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आता है, 97 बार आता है। कितनी बार आता है, 97 बार। तो वो 97 इसमें और जोड़ देंगे तो बताओ 400 साल में टोटल आपकी जो 29 तारीख थी वो कितनी बार आ गई, 4497 बार। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक इजी सा क्वेश्चन और है, ये आगे, ये मैंने वैसे अभी बता भी दिया कि 400 वर्षों में कुल 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो 29 फरवरी उतनी बार आएगी जितना लीप वर्ष आता है, तो 400 साल में लीप वर्ष आपका कितना बार आता है, 97 बार। तो इसका आंसर क्या है, 97 है। कितना आंसर है, 97 है। बताओ अब तो ये आपकी एक टाइप कंप्लीट होती है। यहां से शुरू होती है आपकी दूसरी टाइप, यहां से शुरू होगी दूसरी टाइप, वो पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। दूसरी टाइप पढ़ेंगे अपनी क्लास में, और दूसरी टाइप का आपको जो नाम रहेगा वो रहेगा ओड डेज फाइंड करना, यानी विषम दिन, जिसको बोलते हैं अतिरिक्त दिन ज्ञात करना। अब ये अतिरिक्त दिन क्या होते हैं ये पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो, मस्त रहो, जितना पढ़ाया जा रहा है उस चीज का रिवीजन करो। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, जय हिंद एवरीवन।